चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ इतिहास के क्लास में। जीएस में इतिहास चल रहा था। मुख्यतः इतिहास सभी लोग इसे देख सकते हैं, जीएस वाले ही नहीं, सब्जेक्ट वाले भी। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है आपको। और जितना कुछ कराया जा रहा है तो ये गारंटी के साथ कराया जा रहा है कि आप सिर्फ लेक्चर को 2 4 5 बार सुन लें तो आपका काम हो जाना है। तो इसलिए बहुत भागने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जितना कराया जा रहा है उसको आप सुनते रहें और उसका एक सिस्टमेटिक नोट्स भी बनाना चाहें तो बना लें। बस उसी को देखें, अन्य सभी किताबों की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में यह है कि आप 10 20 किताबों को पढ़ें। किताबों का संकलन करने वाला काम हम लोग करते हैं। आपको वह काम नहीं करना है। जब आपको वह कार्य ही करना है तो फिर किसी कोचिंग संस्थान या किसी टीचर के साथ जुड़ने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो हम लोग इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहे थे आधुनिक इतिहास में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न सम्मेलनों को हम लोगों ने देखा था। लगभग 1900 ईस्वी तक के सम्मेलनों को तो देख ही लिया गया था कि क्या गतिविधियां चल रही हैं इन सम्मेलनों में। तो इन सम्मेलनों का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है अभी तक का, वो ये है कि भारत में याचनाओं, प्रार्थनाओं आदि के माध्यम से संवैधानिक सुधार के कार्यक्रम, सरकार पर दबाव डाला जाए कि वो संविधान में सुधार करे। यानी जो एक्ट हैं, अभी तक जो एक्ट्स चले आ रहे हैं, 1861 परिषद अधिनियम आपने देखा, उसके बाद 1892 परिषद अधिनियम आपने देखा। तो वो जो एक्ट्स हैं, तो उन एक्ट्स में भारतीयों को शासन में भागीदार बहुत कम बनाया गया है। 1861 के पहले तो बिल्कुल ही नहीं था। 1861 में उन्हें अतिरिक्त सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया। 1892 में उन्हें कुछ थोड़े से अधिकार भी दिए गए कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बजट सदन में रखा जाएगा, परिषद के सामने रखा जाएगा, उस पर आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो ये कुछ थोड़े से अधिकार दिए गए। इससे भारतीय संतुष्ट नहीं है, इससे इस आंदोलन के जो राष्ट्रवादी नेता हैं उससे संतुष्ट नहीं है। वो और अधिकारों की मांग कर रहे हैं, परिषदों के विस्तार और निर्वाचन की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि 1862 में निर्वाचन तो आ ही गया है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उस शब्द का प्रयोग 1909 परिषद अधिनियम में किया जाएगा। अभी निर्वाचन शब्द से बचा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ तक आए थे। इसमें हम लोगों ने कई चीज़ें देखी थी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी किस तरह से, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं, लोकमान्य तिलक किस तरह से उभर रहे हैं। 1895 से उनकी गतिविधियां हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा सक्रिय होती चली जा रही हैं और वो एक लोकप्रिय नेता बनते जा रहे हैं। फिर भी अभी उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं दिया जाता है। और संयोग है या दुर्भाग्य है कि तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिला कभी। प्रमुख जो पुराने नेताओं में जो प्रमुख नेता हैं उसमें दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, और आपके दिनशा वाचा हैं, गोखले हैं। तो ये जो है, इनको इस समय 1895 के बाद लगभग कहा जा रहा है कि ये लोग क्या हैं, 1895 1900 तक आते आते इनको उदारवादी, मॉडरेट बोला जाने लगता है। और तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इनको नेशनलिस्ट या इनको उग्रपंथी बोला जाने लगता है। तो इस अंतर को हम लोग जानेंगे बंगाल विभाजन को देख लें उसके बाद। और बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ, तो एक गवर्नर जनरल आए थे, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल बन के आए थे। 1899 से 1905 इनका कार्यकाल है। तो इन्हीं के काल में बंगाल विभाजन हुआ। इन्होंने इस बंगाल विभाजन के साथ साथ कुछ अन्य ऐसे अधिनियम भी पारित किए, ऐसे कार्य किए जिससे भारत में राष्ट्रीयता की भावना बहुत ही
प्रखर हो गई, प्रबल हो गई। तो पहले लॉर्ड कर्जन के विषय में जान लिया जाए। लॉर्ड कर्जन से ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं। लॉर्ड कर्जन 1899 में आए। 1898 का जो अधिवेशन हो रहा था मद्रास में, तो वहाँ आनंद मोहन बोस उसके अध्यक्ष थे। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था लॉर्ड कर्जन के स्वागत का। लॉर्ड कर्जन के आने का स्वागत किया गया था और यह कहा गया था उस प्रस्ताव में कि ये बहुत ही भाग्यशाली गवर्नर जनरल हैं कि इन्हें भारत को एक सदी से दूसरी सदी में पहुंचाने का श्रेय मिलेगा। यानी 19वीं शताब्दी से भारत को 20वीं शताब्दी में पहुंचाने का श्रेय लॉर्ड कर्जन को मिलेगा। यानी उस समय यही गवर्नर जनरल भारत में रहेंगे। तो इनकी तारीफें की गई, स्वागत संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन वो 1898 का काल है और लॉर्ड कर्जन जो कार्य कर रहे हैं, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यों से क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन से के कार्यों को देखकर जो राष्ट्रवादी नेता हैं उनका यह जो मोह था वह भंग हो गया। और 1905 तक आते आते गोखले लॉर्ड कर्जन की इतिहास में उपमा खोजने लगते हैं कि किस शासक से लॉर्ड कर्जन की उपमा दी जाए। तो उसी बनारस अधिवेशन में गोखले 1905 के जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन था उसमें गोखले लॉर्ड कर्जन की उपमा इतिहास में औरंगजेब से देते हैं। औरंगजेब से इनकी तुलना करते हैं कि वैसी ही निरंकुशता, वैसा ही एकाकीपन, किसी अन्य की बातों को न मानने वाला यह लॉर्ड कर्जन है। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या किया कि यहाँ स्वागत किया जा रहा है 1898 में और यहाँ आकर 1905 में इनकी भर्त्सना की जा रही है, औरंगजेब से इनकी तुलना की जा रही है। तो ऐसा क्या लॉर्ड कर्जन ने किया, तो उसको हम लोग देखें। तो 1899 में लॉर्ड कर्जन ने आते ही पहला काम किया, कलकत्ता नगर पालिका अधिनियम बना दिया। कलकत्ता नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका यानी स्थानीय स्वायत्त शासन को लागू करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को है। 1880 से 84 तक का जो काल है लॉर्ड रिपन का, वह स्थानीय स्वशासन का एक तरह से स्वर्णयुग माना जाता है। और उन्होंने ही स्थानीय संस्थाओं के अध्यक्षों को उनके मेंबरों से निर्वाचित कराने की परंपरा डाली। यानी जो स्थानीय संस्था के सदस्य हैं उन्हीं में से उनका अध्यक्ष चुना जाएगा। यानी मनोनीत अध्यक्ष थोपा नहीं जाएगा, सरकार की तरफ से नहीं थोपा जाएगा। लॉर्ड रिपन चाहते थे कि स्थानीय संस्थाएं राजनीतिक प्रशिक्षण का केंद्र बने। ठीक, तो उस कार्य को जो लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था, उस कार्य को लॉर्ड कर्जन ने अचानक 1899 में आकर कलकत्ता नगर पालिका अधिनियम, कलकत्ता नगर निगम या नगर पालिका अधिनियम के तहत, नगर निगम अधिनियम के तहत इसको समाप्त कर दिया। इन्होंने स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिकाओं, जिला में, इस नगर पालिका में क्या किया कि मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी और निर्वाचितों की संख्या कम कर दी। अध्यक्ष मनोनीत होने लगा। तो अब सारा कार्य सरकार के निर्देश पे होगा। तो यह कार्य, इस कार्य का बहुत विरोध किया गया। बंगाल के नेताओं ने बहुत विरोध किया इस कार्य का। तो पहला कार्य तो उन्होंने 1899 में यह किया। फिर इनके कुछ दूसरे जो कार्य हैं, इन्होंने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया था शिक्षा संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में, शिक्षा में सुधार करना चाहते थे। तो शिमला में एक सम्मेलन बुलाए शिक्षा शास्त्रियों का। उस सम्मेलन में यह तय किया गया कि विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाए। तो 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन कर दिया गया और इस आयोग से कहा गया कि उस शिक्षा के विषय में अपनी सिफारिशें दें, अपनी संस्तुतियां करें। तो इसने जो सिफारिश दी 1902 में, उस आधार पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया। 1904 में अधिनियम बना
इस समय 1902 में आयोग बना, इस बात का ध्यान रखिएगा, 1902 में आयोग बना और 1904 में अधिनियम बना। इस अधिनियम में विश्वविद्यालय की जो सीनेट थी उसमें सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। सीनेट जो भी निर्णय लेगा उस पर सरकार को निषेधाधिकार दिया गया, यानी वो वीटो कर सकता है उसको। यानी विश्वविद्यालयों के प्रशासन में भी सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ा दिया गया। इसका भी विरोध हुआ। अब ये क्यों किया गया? क्योंकि उच्च शिक्षा पर ब्रिटिश सरकार की नज़र उच्च शिक्षा पर है, क्योंकि उस समय कॉलेज और विश्वविद्यालय जो थे वो एक तरह से राजद्रोह के गढ़ माने जाते थे, क्योंकि यहीं युवा थे और युवाओं में राष्ट्रीय भावना थी। विशेषकर आपके युवाओं में जो राष्ट्रीय भावना थी, विशेषकर बंगाल में, उसको ये समाप्त करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से इस अधिनियम को लाकर कॉलेजों का जो विश्वविद्यालयों के साथ संबंध होना था उसको भी, उसके भी नियम और कड़े कर दिए गए। तो ये भी भारतीय राष्ट्रीयता के विपरीतगामी कदम था कर्जन का। कर्जन ने पत्र पत्रिकाओं को भी नियंत्रित करने का प्रयत्न किया और सबसे विवादित इनका जो निर्णय था वो था बंगाल विभाजन। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन संबंधी घोषणा की गई सरकार द्वारा और 16 अक्टूबर 1905 से यह विभाजन प्रभावी हो गया। इस विभाजन के घोषणा होते ही, हालांकि इस पर चर्चा 1903 से ही चल रही थी, लेकिन बीच में ऐसा लगा कि सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में इस प्रस्ताव को डाल दिया, तो लोगों को लगा कि संभवतः विभाजन, बंगाल का विभाजन नहीं होगा। तो कई लोग धन्यवाद प्रस्ताव भी भेजने लगे सरकार के पास। लेकिन फिर इस योजना को जीवित किया गया और 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल के विभाजन का जो कारण बताया गया वह कारण प्रशासकीय बताया गया, लेकिन मूल कारण उसका राजनीतिक था, क्योंकि बंगाल से ही पूरे देश की राजनीति संचालित होती थी और उसमें भी प्रमुख थे बंगाली। तो कर्जन ये चाह रहे हैं कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाए और बंगालियों को दो भागों में बांट दिया जाए, जिससे कि यह जो केंद्र है राष्ट्रीय आंदोलन का, यह बिखर जाए। तो मेन उद्देश्य ये था। और दूसरा उद्देश्य एक, इसी के साथ एक उद्देश्य जुड़ा था, हिंदू मुस्लिम जो हिंदू मुस्लिमों को बांटने की, बांटो और राज करो की नीति भी यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बहुल प्रांत होना था, तो वहाँ मुस्लिमों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया था। तो इसकी बात हम लोग बंगाल विभाजन में करेंगे। अन्य जो कर्जन के कार्य हैं, कर्जन के विषय में ये माना जाता है कि कर्जन पूरे प्रशासकीय संरचना को एक तरह से व्यवस्थित करना चाहते थे। कर्जन ने कहा भी था कि प्रत्येक देश के प्रशासन में एक वक्त ऐसा आता है जब पूरी प्रशासकीय संरचना को व्यवस्थित करना पड़ता है, तो वो समय मानते हैं कि वो समय यही है। कर्जन ने एक सिंचाई आयोग का गठन किया था। सिंचाई आयोग 1901 में सिंचाई आयोग, इस आयोग के अध्यक्ष मानक्रिफ थे। मानक्रिफ, इस सिंचाई आयोग ने सिंचाई के विभिन्न साधनों का निर्माण किया भारत में। झेलम नदी, ऊपरी निम्न लोअर बारी दोआब नहर का निर्माण कराने की बात की गई। ऊपरी झेलम, तो झेलम का निर्माण कार्य पूरा किया गया। निचले बारी दोआब, निचले बारी दोआब नहर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। अपर झेलम का निर्माण कार्य शुरू किया गया। तो इस तरह से सिंचाई के इन नहरों का निर्माण, सिंचाई के लिए इन नहरों का निर्माण किया गया। ऐसे ही अकाल पड़ा था पुलिस सुधार। तो प्रत्येक प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में ये पुलिस सुधार करना चाहते हैं, तो पुलिस सुधार भी इन्होंने किया। पुलिस सुधार में इन्होंने क्या किया? पुलिस सुधार में एक आयोग का, इनका कार्य करने का तरीका यह था कि किसी भी विभाग या प्रशासन में सुधार करना है तो एक आयोग का गठन कर दीजिए। तो एक आयोग का गठन, फ्रेजर के अध्यक्षता में
एक आयोग का गठन यहाँ भी कर दिया गया, पुलिस सुधार आयोग। इस आयोग ने जो अपनी संस्तुति दी उसके विषय में कर्जन ने कहा कि इससे बढ़िया अभी तक किसी आयोग ने भारत में कोई रिपोर्ट नहीं दी है। तो इस फ्रेजर आयोग का जो रिपोर्ट था, इस रिपोर्ट को उन्होंने सर्वोत्तम माना था। इस रिपोर्ट को सबसे अच्छा माना था। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था? इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि पुलिस, वर्तमान जो स्थिति पुलिस प्रशासन की है वह बहुत ही बदतर है, न तो इनका प्रशिक्षण है, न तो इनका संगठन ढंग का है। तो इस आयोग ने प्रशिक्षण, पुलिस विद्यालयों के लिए प्रशिक्षण के लिए पुलिस विद्यालय स्थापित करने की संस्तुति की। साथ ही इसने एक केंद्रीय गुप्तचर विभाग की संस्तुति की और प्रांतीय पुलिस की संस्तुति की। इन संस्तुतियों को कर्जन ने लागू कर दिया। तो कर्जन ने के जो आयोग हैं, इन आयोगों को पूछा जाता है विशेषकर अध्यक्षों के संदर्भ में। सिंचाई आयोग मानक्रीव के नेतृत्व में गठित हुआ, पुलिस आयोग फ्रेजर के नेतृत्व में गठित हुआ, सैन्य सुधार भी किया गया। लेकिन सैन्य सुधार का जो श्रेय है वो किचनर का हो। सैन्य सुधार का जो श्रेय है वो किचनर को है। किचनर उस समय सेनापति थे, भारत में सेनापति उस समय किचनर थे। हालांकि बाद में किचनर से इनका विवाद भी हुआ। तो किचनर सेनापति हैं, इन्होंने सेना को 2 कमानों में बांट दिया, एक उत्तरी कमान और एक दक्षिणी कमान। उत्तरी कमान और दक्षिणी कमान। प्रत्येक कमान में 3-3 ब्रिगेड रखे गए। 3-3 ब्रिगेड प्रत्येक कमान में रखे गए। सेना के प्रशिक्षण के लिए हैलीवरी में जिस तरह का विद्यालय था, उसी तरह के एक विद्यालय क्वेटा में स्थापित किया गया। सैन्य प्रशिक्षण हेतु हैलवरी की तर्ज पर क्वेटा में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। सेना में जो प्रशिक्षण होता था इसे किचनर टेस्ट बोला जाता था। और ये किचनर टेस्ट जो था ये बहुत ही कठिन माना जाता था और ये इनके नाम किचनर से जुड़ा हुआ है। 1899 में कर्जन ने एक काम और किया था। वो काम जो पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 में इन्होंने जो पारित किया था, इस अधिनियम के तहत ये कहा गया कि भारतीय मुद्रा पौंड में परिवर्तनशील है। तो 15 रुपया बराबर 1 पाउंड माना गया। साथ में स्वर्ण प्रमाण पर भारतीय मुद्रा रुपया को रखा गया। ठीक, भारतीय मुद्रा रुपया को रखा गया। तो ये आपके कर्जन के कुछ महत्वपूर्ण आयोग और कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं यहाँ से संबंधित। अब इनके कुछ वैदेशिक कार्य हैं, विदेश, इनका जो वैदेशिक संबंध है वो कैसे हैं? तो वैदेशिक संबंधों में एक तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कबायली जातियां रहती थी। वो अक्सर क्या करती थी कि लूटपाट करती थी। वहाँ आजीविका का कोई स्रोत तो है नहीं, तो वो लोग लूटपाट करते थे। तो वहाँ इन्होंने दोनों तरह का प्रयोग किया, बल का भी प्रयोग किया और प्रलोभन का भी प्रयोग किया। दोनों का प्रयोग करके यह कोशिश की कि ये जनजातियां शांत रहें, हम भारतीय क्षेत्र में ये उपद्रव न फैलाएं। और ये भी चाहते थे कि इन जनजातियों पर
हम इन्हें अपने नियंत्रण में नहीं रखना चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं देखना चाहते कि किसी दूसरे का इन पर नियंत्रण हो, यानी उधर से अफगानिस्तान या रूस का नियंत्रण हो। इस समय रूस, फ्रांस अपनी भारत क्या एशिया में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे थे। फ्रांस चाहता था कि विशेषकर फारस की खाड़ी में, फारस की जो खाड़ी है, तो फारस की खाड़ी में ये लोग फारस की खाड़ी में ये अपना, फारस की खाड़ी को विशेषकर ब्रिटिश सेना ही नियंत्रित करती थी। यहाँ जो अरब के छोटे छोटे कबीले हैं, इनके बीच जो विवाद होते थे उसमें मध्यस्थता का कार्य भी यही लोग करते थे। ठीक, लेकिन इस पे नज़र लगी हुई है आपके फ्रांस का भी, रूस का भी, इटली का भी। उसने क्या किया, इटली ने बगदाद तक रेलवे लाइन बनाने की योजना बनाई। फ्रांस यहाँ ओमान के आसपास एक ऐसा केंद्र स्थापित करना चाहता था जिससे उसके अपने जहाज़ों को कोयला प्राप्त हो सके। रूस की भी नज़र इधर थी। तो इन सारी शक्तियों की नज़र इस क्षेत्र पे है, इससे भारत को बचाना है। कर्जन ने क्या किया कि यहाँ पर ओमान ने एक केंद्र, एक बंदरगाह यहाँ प्राप्त कर लिया, जिससे उसको वहाँ से कोयला प्राप्त हो सके। एक बंदरगाह उसे मिला। जब ये बात यहाँ पता लगी तो कर्जन ने मीड को ओमान भेजा एक युद्धपोत के साथ, और इससे कहा कि ऐसा है कि अन्य किसी शक्ति को यहाँ कोई सुविधा देने की आवश्यकता नहीं है। तो कर्जन ने दबाव डालकर ओमान से वह सुविधा वापस करा ली। फिर कर्जन स्वयं इस खाड़ी में गया था। इस खाड़ी की महत्ता को बताने के लिए कर्जन स्वयं इस खाड़ी में गया था, इस खाड़ी की यात्रा किया था। और ब्रिटेन के जो दूतावास हैं, फ्रांसीसी दूतावास, वहां भी स्पष्ट कर दिया गया कि अगर कोई तीसरी शक्ति इस क्षेत्र में आती है तो हम पूरी शक्ति के साथ उसकी मुखालफत करेंगे। तो कर्जन ने इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। दूसरा जो केंद्र है वो है तिब्बत। तिब्बत में क्या है कि तिब्बत और इधर चीन है। चीन तिब्बत को अपने अधीन मानता था। वारेन हेस्टिंग्स ने ही तिब्बत से व्यापार का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ के जो शासक हैं लामा लोग, वो लोग ब्रिटिश कंपनी से कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। बार बार प्रयास किया गया, लेकिन ये लोग कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। यहाँ से जो भी पत्र जाते थे, बिना उन पत्रों को खोले लौटा दिया जाता था। बाद में चीन के साथ कंपनी की बातचीत हुई। चीन यह कहा कि तिब्बत पे हमारा अधिकार है, तो हमसे बात करो। तो कंपनी से चीन की बात हुई। उसके बाद भी कोई, क्योंकि ये चीन की भी बात नहीं मानते थे, इनकी भी बात नहीं मानते थे, तब कर्जन ने कर्नल यंग हस्बैंड को यहाँ भेजा। वह यहाँ लहासा राजधानी तक पहुंचा। यहाँ से, यहाँ का शासक राजधानी छोड़ के चला गया, अपने अधिकारियों के जिम्मे सुपुर्द करके कि हमारा सामना ना हो इनसे। फिर भी इन लोगों ने इसे जीत लिया, और जीतने के बाद ये कहा कि 75 लाख का युद्ध हर्जाना लगाया गया इस पर। और साथ में जो चंपू घाटी है, चंपू घाटी तिब्बत और भूटान के बीच में ये घाटी है, सॉरी सिक्किम और भूटान के बीच में यह घाटी स्थित है। तिब्बत का अधिकार था इस पे, तो सिक्किम और भूटान के बीच में यह घाटी स्थित है। इस घाटी को 75 वर्ष के लिए ले लिया गया जमानत के रूप में एक तरह से। रूस ने इस पे ऐतराज जताया। तो जब रूस ने ऐतराज जताया कि ये स्वतंत्र राज्य के साथ ये क्या किया जा रहा है, तो इसमें संशोधन किया गया। संशोधन ये किया गया कि यह जो हर्जाना है इसे घटाकर 25 लाख कर दिया गया, और चंपू घाटी पर जो अधिकार था इन लोगों का, इस अधिकार को 75 से 3 वर्ष कर दिया गया। यानी अब 3 वर्ष ही इनके अधिकार में चंपू घाटी रहेगी,
और इनको हर्जाना जो है वो सिर्फ 75 की जगह 25 लाख देना होगा। बाद में 1907 में ब्रिटेन और रूस के बीच एक संधि हुई और उस संधि में यह तय हो गया कि दोनों में से कोई भी शक्ति तिब्बत के साथ जो संपर्क करेगी वो चीन के माध्यम से करेगी। ठीक, तो ये इनकी विदेश नीति है, तिब्बत पर अधिकार। और तिब्बत के साथ जो संधि हुई जिसमें तिब्बत से हर्जाना लेने की बात हुई और यहाँ फारस की खाड़ी में अपना वर्चस्व बनाए रखना। कर्जन के विषय में जब ईटन में ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तभी इन्होंने भारतीय गवर्नर जनरल के पद की गरिमा और महिमा को सुना था और उसी समय से ये मानने लगे थे कि मैं इसी पद के लिए बना हूं। कई बार इन्होंने पूर्वी देशों की यात्रा की और ये माना जाता है कि जितने भी गवर्नर जनरल आए थे भारत में उन सबसे अधिक ज्ञान कर्जन को पूर्वी देशों के संदर्भ में था। और कर्जन ये बात कहते थे, खुद ही उन्होंने कहा है कि पूरब एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी भी प्रमाण पत्र नहीं मिलता। कर्जन ने कहा था कि पूरब एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी भी प्रमाण पत्र नहीं मिलता, यानी कितना भी पढ़ लो अंतिम रूप से डिग्री नहीं मिलेगी, अभी कुछ ना कुछ बचा हुआ है पढ़ने को। तो यह अथाह है। तो कर्जन ने क्या कहा कि पूरब ऐसा विश्वविद्यालय है, ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी भी प्रमाण पत्र नहीं मिलता, प्रमाण पत्र नहीं मिलता। तो कर्जन ने एक बार 1905 में एक बार भाषण देते हुए कुछ ज्यादा बोल गए और भारतीयों के संदर्भ में बोल गए। उन्होंने कहा कि सत्य यह पश्चिम की चीज है और हमने भारतीयों को सत्य के विषय में सिखाया है और सत्य का जो मान है सबसे पहले पश्चिम में ज्यादा था और हमने पूरब में इसे स्थापित किया है। अमृत बाजार पत्रिका ने इनके इस सत्य की छानबीन की और उस छानबीन में उसे ये पता लगा कि कर्जन एक बार भूटान की यात्रा पर आए थे और उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर 35 वर्ष की अभी अवस्था है, 35 नहीं 33 वर्ष की आए थे और वहाँ लोगों अब ये सुन रखे थे कि पूरब में जो लोग उम्र दराज होते हैं उनका बहुत सम्मान होता है। तो एक तो इन्होंने झूठ बोला कि अपनी उम्र 40 वर्ष बताई, सत्य का मान ये लोग रखते हैं और खुद ही अपनी पुस्तक में ही इन्होंने इसका बखान किया था कि हमने अपनी उम्र 33 वर्ष उम्र थी, इसको 40 वर्ष बताई। 40 वर्ष क्यों बताई? क्योंकि ऐसा माना जाता है, हमें पता था कि पूरब में उम्र दराज लोगों को बहुत सम्मान दिया जाता है। फिर यहाँ के राजा से इनकी मुलाकात हुई तो भोज के समय उन्होंने पूछा कि आपको महारानी से बनती है? तो एक बार तो इन्होंने सर हिला दिया, नहीं। फिर देखा कि राजा का चेहरा थोड़ा सा उतर गया, तब इन्होंने तपाक से ये बोला कि दरअसल मैं अभी अविवाहित हूं। तो इस तरह की अनैतिक टिप्पणी करने वाले कर्जन भारतीयों को सिखा रहे थे कि सत्य क्या है और सत्य को हमने यहाँ स्थापित किया हुआ है। कर्जन की बड़ी फजीहत हुई थी उसमें। अमृत बाजार पत्रिका में यह जब लेख छपा तो कर्जन के विषय में लोगों का जो विचार है, लोगों ने जो कहा है, वह मॉन्टेग्यू ने इन्हें इनकी तुलना, अच्छा एक बात और है कि कर्जन के समय में ही भारत में रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। रेलवे पर बहुत कार्य कर्जन के समय में किया गया था और रॉबर्टसन एक रेलवे विशेषज्ञ थे जिन्हें बुलाया गया था भारत में यहाँ की रेलवे संबंधी प्रणाली की जांच परख के लिए, और इन्होंने ही रेलवे बोर्ड की संस्तुति की थी। एक रेलवे बोर्ड बनाने की संस्तुति की थी। आज भी ये रेलवे बोर्ड है।
भारतीय सिविल संहिता में भी संशोधन किया गया था कर्जन के समय। तो कर्जन के विषय में कुछ लोगों ने जो विचार व्यक्त किया है उसमें मॉन्टेग्यू कहते हैं कि यह वैसा चालक है जो अपनी गाड़ी को हमेशा धोता पोंछता है लेकिन चलाता कभी नहीं है। तो ये सभी प्रशासकीय जितने कार्यालय हैं सबको धोने पोंछने का कार्य तो कर रहे हैं लेकिन चलाते नहीं है, क्योंकि इन्हें खुद मालूम नहीं है कि जाना कहाँ है। तो मॉन्टेग्यू ने इन पे जो टिप्पणी की थी कि एक ऐसे चालक हैं, एक ऐसे गाड़ी मालिक हैं जो अपनी गाड़ी की सफाई तो रोज करते हैं सफाई रोज करते हैं उसे, लेकिन उसे चलाते नहीं है। चलाते इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इन पे टिप्पणी की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, यह जो बात कही थी मॉन्टेग्यू ने कही थी, और रविन्द्रनाथ ने जो कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि इसमें मानव भावना नहीं है। इस ऐसा गवर्नर जनरल है जिसमें मानव भावना नहीं है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि भारत स्वायत्तता चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, और कर्जन इस बंधन के काल को और बढ़ाना चाहता है। सुरेंद्रनाथ ने क्या कहा? सुरेंद्रनाथ ने कहा कि भारत स्वायत्तता चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, और कर्जन क्या करते हैं? इस बंधन के काल को और बढ़ाना चाहते हैं। बंधन काल को और वो बढ़ाना चाहते हैं। गोखले के विषय में आपने देखा ही, गोखले इनकी तुलना औरंगजेब से करते हैं। बनारस अधिवेशन में गोखले ने कर्जन की तुलना औरंगजेब से की है। तो ये कर्जन के विषय में कुछ बातें रही जो बार बार पूछी जाती हैं, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। बातों को ध्यान क्या रखना है कर्जन के विषय में? कर्जन का कार्यकाल, कर्जन कब आए, कर्जन ने क्या एशिया के विषय में क्या सोचा था, क्या कहते थे, वो बात आपने उस कथन को देखा ही। साथ में कर्जन ने जिन आयोगों का गठन किया था, उसमें आपका जो सिंचाई आयोग है, उसमें जो पुलिस आयोग उनका है, शिक्षा आयोग का गठन 1902 में किया, शिक्षा अधिनियम 1904 में पारित किया गया। इसी प्रकार सैन्य सुधार भी किए गए, लेकिन किचनर जो सेनापति थे उनके काल में हुए। किचनर और कर्जन के बीच एक विवाद हो गया। विवाद तिब्बत के संदर्भ में हो गया। तिब्बत में जो सैन्य बल भेजा गया था कर्नल यंग हसबैंड के नेतृत्व में, तो उसकी योजना में कुछ परिवर्तन, क्योंकि गवर्नर जनरल की जो परिषद है उस परिषद में एक सेनापति होता था और एक सैन्य सचिव भी होता था। यह जो सैन्य सचिव है यह गवर्नर जनरल का सैन्य सलाहकार है। तो उसने क्या किया कि उस योजना में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। किचनर इस पर बिखर गए और उन्होंने कहा कि जब तक मैं सेनापति हूं तब तक मेरी योजना में कोई संशोधन नहीं करेगा। किचनर इस बात पे अड़ गए कि जब तक मैं सेनापति हूं तब तक इस योजना में, मेरी योजनाओं में कोई संशोधन नहीं करेगा। किचनर ये चाहते थे कि यह जो सैन्य सचिव वाला पद है इसे समाप्त कर दिया जाए और इसके भी अधिकार सेनापति को, कमांडर इन चीफ को दे दिया जाए। इस बात से सहमत। अब इसका मतलब कर्जन सहमत नहीं थे। इसका मतलब ये था कि भारतीय प्रशासन पूरी तरह से सैन्यकृत हो जाएगा और सैन्य तानाशाही बढ़ जाएगी। उस सैन्य सचिव के माध्यम से गवर्नर जनरल का सेना पर नियंत्रण रहता था। बाद में कर्जन ने यह देखा कि गृह सरकार यानी ब्रिटेन में भी कर्जन का समर्थन नहीं मिल रहा है, किचनर का ही समर्थन मिल रहा है। तो कर्जन ने समझा कि गृह सरकार का मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए 1905 में कर्जन ने अपना इस्तीफा देकर चले गए। कर्जन ने एक बात और कही थी, नगर जो कलकत्ता नगर निगम के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि मैं गवर्नर जनरल पद से रिटायर होने के पश्चात कलकत्ता नगर निगम का मेयर बनना पसंद करूंगा।
गवर्नर जनरल पद से रिटायर होने के पश्चात मैं कलकत्ता जो नगर निगम है उसका मेयर बनना पसंद करूंगा। करजन कांग्रेस की भी आलोचना करते हैं और कांग्रेस की आलोचना में 1900 में ही उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा है, कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मेरे जाते जाते कांग्रेस का पतन देख के जाऊं। लेकिन यह इच्छा उनकी पूरी नहीं हो पाई और उन्हीं के एक कृत्य से भारत में एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ कि अभी कांग्रेस के गठन से अब तक 1905 तक 20 वर्षों में उतना बड़ा आंदोलन कांग्रेस नहीं खड़ी कर पाई थी जितना कि 3-4 महीने में खड़ा हो गया बंग विभाजन की घटना से। तो ये करजन के कुछ कार्य हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा, इनसे संबंधित जो कथन है उनको। और अब हम लोग आएंगे किस पे? बंगाल विभाजन पे। बंगाल विभाजन का से पहले जो कुछ थोड़ी सी घटनाएं, कल बात हो रही थी विधान परिषदों की, कि विधान परिषदों को किस तरह से राष्ट्रीयता के प्रचार का या राष्ट्रवाद के प्रचार का माध्यम राष्ट्रवादी नेताओं ने बना लिया था। उसकी वानगी आप फिरोज शाह मेहता और गोखले के भाषणों में देख सकते हैं। अब वो भाषण जब दिए जाते थे तो उस भाषणों का मतलब क्या था? विधायिका में भाषण दिए जा रहे हैं तो उन भाषणों के अंश को भारतीय पत्र पत्रिकाएं, लगभग सभी जितने भी राष्ट्रवादी नेता हैं सबकी अपनी 1-2 पत्र पत्रिकाएं हैं। यह बहुत बड़ा माध्यम था राष्ट्रीयता को संचारित करने का। तो सब क्या करते थे कि इन भाषणों के अंश को छापते थे और जनता चटकारे ले ले इनको पढ़ती थी और उसे प्रेरित होती थी और वह शासन के चरित्र को समझती थी कि शासन दरअसल भारतीयों के साथ क्या कर रहा है। एक फिरोज शाह मेहता के समय में एक वाकया हुआ था। 1895 में फिरोज शाह मेहता पहला भाषण बम्बई परिषद में दिए थे और उसी समय रातों रात फिरोज शाह मेहता एक तरह से जननेता बन गए थे। और ये भी कह सकते थे कि एक रात हमने, एक सुबह हम सो के उठे और देखे कि विख्यात हो गए हैं। तो वैसी ही हालत थी इस एक भाषण से फिरोज शाह मेहता, और उसके बाद निरंतर वो इसी तरह के भाषण देते रहे, बहुत ही कटाक्ष करते थे। तो इन्होंने आईसीएसओ पे कटाक्ष किया, उन्हें कहा ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, न्याय करने की इनमें क्षमता नहीं है और भारतीयों को ये प्रताड़ित करते हैं। इस तरह का आरोप वैसी सेवा पर लगाया गया जिसे ब्रिटिश साम्राज्य का स्टील फ्रेम माना जाता था। फिर एक वाक्य आया, इस परिषद में एक प्रस्ताव, एक विधेयक रखा गया था। एक विधेयक ये रखा गया कि उच्च शिक्षा पर व्यय को कम करना था और प्राथमिक शिक्षा में व्यय को बढ़ाना था। तो प्राथमिक शिक्षा में सरकार व्यय बढ़ाना चाहती थी, तो उसने कहा कि धन की व्यवस्था उच्च शिक्षा में जो व्यय किया जा रहा है उसमें थोड़ी सी कटौती करके प्राथमिक शिक्षा में बढ़ाया जाए। तो इस पर करजन ने, इस पर फिरोज शाह मेहता ने जो वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा, एक कहानी सुनाई कि एक माँ थी, उसके 3 पुत्र थे। एक बड़ा पुत्र था, उसको माँ ने पिता से कहा कि ऐसा है, इसके पढ़ने लिखने की उम्र हो गई, अब इसे स्कूल भेजा जाए, इसे पढ़ाने की व्यवस्था करो। इसमें क्या हुआ कि पिता ने उन 2 संतानों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो वो भूखे हैं और तुम इन्हें पढ़ाने की बात कर रही हो। पहले उनके भोजन की व्यवस्था जरूरी है कि इसका पढ़ाना जरूरी है। यह बात माँ ने तो देखा कि बच्चे भूखे थे, उनको देखा तो उसे बात समझ में आई, लेकिन उसके मन में एक बात और उठी, और वह बात यह उठी कि अगर पिता अपनी शराब और जुआ पे जो खर्च करता है उसमें थोड़ी सी कमी कर दे या बंद कर दे तो ये दोनों कार्य हो सकते हैं, यानी बड़ा बेटा पढ़ भी सकता है और इन दोनों की अच्छी परवरिश भी हो सकती है। इस कहानी के माध्यम से फिरोज शाह ने फिर ब्रिटिश सरकार को बताया
कि यह जो अयाशी होती है प्रशासन में कि पहाड़ी इलाकों में शिमला जाना है, कार्यालय शिमला बनेगा, हाँ, विभिन्न दरबार आयोजित किए जाते हैं, अगर इसको कम कर दिया जाए तो उच्च शिक्षा के व्यय में कटौती की नौबत नहीं आएगी। उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा दोनों का व्यय पूरा किया जा सकता है। तो इस तरह से फिरोज शाह मेहता इस तरह के कटाक्षों के माध्यम से यह कार्य करते थे। गोखले जो हैं रानाडे इनके गुरु हैं, और रानाडे और जीबी जोशी ने गोखले को अर्थव्यवस्था के विषय में बड़ी गहरी समझ बनाई थी। तो गोखले जब बजट रखा जाता था तब गोखले उसकी समीक्षा करते थे, और उसकी समीक्षा समुचित आंकड़ों के माध्यम से करते थे। जब गोखले बजट की समीक्षा करने खड़े होते थे तो पूरी नौकरशाही सतर्क रहती थी कि इसकी समीक्षा गोखले करने वाले हैं। तो आगे हम लोग बंगाल विभाजन के माध्यम से फिर आएंगे कि उदारवादी और उग्रपंथियों में अंतर क्या है, उनके मूलभूत उद्देश्यों में अंतर क्या है, और कार्यप्रणाली में अंतर क्या है। फिर ठीक, धन्यवाद।